दोस्तों, जो स्टूडेंट आईपीएस बनना चाहते हैं वह सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। ये फर्स्ट क्लास रैंकिंग जॉब है जिसे पाना बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है और वे इसकी तैयारी भी जी जान से करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईपीएस। तो दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम देखेंगे आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, फॉर्म बनने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, इन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है और सैलरी कितनी मिलती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है BL यादव और आप देख रहे हैं BL एजुकेशन चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी वीडियो और आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आईपीएस के बारे में पूरी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग, ये जो संस्था है वो आईपीएस का एग्ज़ाम करवाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आईपीएस का जो एग्ज़ाम करवाती है वो कौन करवाती है? यूपीएससी करवाती है। यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ये इसकी एग्ज़ाम करवाती है। अगर कोई कहता है कि वो आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो वो गलत है। असल में वह आईपीएस की नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है। इसके अंतर्गत कई सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस सहित 24 तरह के इसमें सर्विसेज आते हैं और इन सभी की जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी करवाती है। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आईएएस व आईपीएस की एग्ज़ाम तो एक ही होती है, लेकिन आईपीएस जो होता है उसमें एक टेस्ट बढ़ जाता है और वो है कौन सा? फिजिकल टेस्ट। यानी कि आईएएस और आईपीएस की जो एग्ज़ाम होती है वो एक ही होती है, लेकिन आईएएस और आईपीएस में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि आईपीएस में एक टेस्ट और बढ़ जाता है। वो कौन सा बढ़ता है? फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आईएएस कैसे बने, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बाद में उसे देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो पूछेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास होने के बाद जितने भी आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है। तो बता दूं, जितने भी एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसजी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं फ्रेंड्स आईपीएस। चलिए अब बात करते हैं कि इनके पूरे नाम क्या होता है। यानी कि अभी आपको बताया एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, इनके पूरे नाम क्या होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आईपीएस ऑफिसर के तहत जितने भी रैंक होते हैं, एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, इनके पूरे नाम क्या होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम एएसपी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहायक पुलिस अधीक्षक। दूसरा होता है डीएसपी। डीएसपी का मतलब होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुलिस उप अधीक्षक। फिर होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक बोला जाता है हिंदी में। फिर होता है एसएसपी। एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। फिर होता है डीआईजी। डीआईजी का मतलब होता है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुलिस उप महानिरीक्षक। फिर आता है आईजी। आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुलिस महानिरीक्षक। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप आईपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई भी डिग्री कोर्स किया है, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स किया हो, तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप योग्य हैं। अब साथ ही फ्रेंड्स, आईपीएस का एग्ज़ाम देने के लिए कुछ और योग्यताएं भी चाहिए। वो क्या है? साथ ही जो भी कैंडिडेट आईपीएस का एग्ज़ाम देगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि आईएएस और आईपीएस बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही जितने भी आपको जो अन्य सर्विस बताई थी, जैसे कि आईएफएस, आईआरएस,
या फिर अन्य जो सेवाएं हैं यानी अन्य जो सर्विस हैं इनके लिए माइग्रेट किया हुआ हो सकता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो कहने में लगी फ्रेंड्स कि जो भी आईपीएस की एग्ज़ाम देगा वो आईपीएस की एग्ज़ाम देने वाला जो कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे आईएएस की दे चाहे आईपीएस की दे, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही जो अन्य सर्विस है जैसे कि आईएफएस, आईआरएस और अन्य जो सर्विस हैं उनके लिए माइग्रेट किया हुआ बंदा हो सकता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान से हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आईपीएस बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो देखिए जनरल के लिए रखी गई है 21 से 32 साल, इसके साथ ही ओबीसी के लिए रखी गई है 21 से 35 साल और एससी एसटी के लिए रखी गई है 21 से 37 साल। ये इसका एज का क्राइटेरिया इसमें रहता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आईपीएस बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए इसमें ऊंचाई की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी का जो पुरुष है उसके लिए ऊंचाई निर्धारित कर रखी है 165 सेंटीमीटर और महिला है तो इसके लिए 150 सेंटीमीटर। अगर एससी एसटी के अंतर्गत आता है तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए 84 सेंटीमीटर और महिला के लिए 79 सेंटीमीटर। ये इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। अब बात करते हैं कि कितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि कितनी बार हम आईपीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर जनरल कैंडिडेट है तो 6 अटेम्प्ट दे सकता है, ओबीसी का कैंडिडेट है तो 9 अटेम्प्ट दे सकता है और एससी एसटी का है तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कितनी बार भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब देखिए दोस्तों जो अटेम्प्ट आपको दिए गए हैं जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, तो ये जो अटेम्प्ट है ये अटेम्प्ट तभी गिना जाएगा जब आप इसके एग्ज़ाम में बैठोगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर लिया और अटेम्प्ट गिन लिए गए, ऐसा नहीं होता। जब भी आप इसकी एग्ज़ाम में बैठोगे तभी ही आपके इसके जो अटेम्प्ट है वो गिने जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए इसमें 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में होती है प्री एग्ज़ाम, सेकेंड में होती है मेन एग्ज़ाम और उसके बाद में लास्ट में होता है फिर इंटरव्यू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए इसमें 2 एग्ज़ाम होती है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। उसके बाद में मैंने आपको बताया क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर लगते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो सीसेट का होता है। दोनों जो पेपर होते हैं 200 नंबर के होते हैं और दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम को आप हिंदी में या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कहने में लगे फ्रेंड्स कि जो प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है सीसेट का। दोनों जो पेपर होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, लेकिन दोनों पेपरों में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहला जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन और दूसरे में कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, बट होते कितने नंबर के हैं, 200 नंबर के होते हैं। अब जो एग्ज़ाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अंतर यह है कि सेकंड जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 66 अंक लाने होते हैं, जबकि फर्स्ट जो पेपर होता है वो फर्स्ट पेपर आपकी मेरिट बनाता है, जिससे कि आप मेंस एग्ज़ाम पास कर सकें। इन सभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। यह कहानी थी सिर्फ प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई स्टेज होता है, प्रक्रिया है मेंस एग्ज़ाम में जाने की। यानी कि प्री एग्ज़ाम में पास होने के बाद में आप किस एग्ज़ाम में जाओगे, मेंस एग्ज़ाम में जाओगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जो मेंस एग्ज़ाम है उस मेंस एग्ज़ाम में प्री जो एग्ज़ाम है उस प्री एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस एग्ज़ाम में। तो देखिए मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल और मार्क्स की बात करें तो 1750 नंबर होते हैं। कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 7 जो पेपर होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो इन 7 पेपरों में से बनती है। बाकी बच के 2 पेपर, वो 2 पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई पेपर होते हैं, इसके मार्क काउंट नहीं होते हैं। लेकिन आपको इन 2 पेपरों में से भी 33% नंबर आपको लाना पड़ेगा। इसमें से एक पेपर होता है इंग्लिश का और दूसरा होता है लोकल लैंग्वेज का। मतलब दोनों ही लैंग्वेज के पेपर होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगी जो संविधान की सूची में दर्ज है। तो मेंस एग्जाम की बात करें तो फ्रेंड्स 9 पेपर होते हैं। टोटल और मार्क्स की बात करें तो 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उन 7 पेपरों में से ही आपकी मेरिट बनती है। बाकी बच के 2 पेपर, वो 2 पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, यानी कि इनके मार्क्स जो हैं वो काउंट नहीं किए जाते, बट आपको उनमें पास होना पड़ता है। यानी कि 33% नंबर आपको उन दोनों पेपरों में से लाना पड़ता है। उसमें से एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा होता है लोकल लैंग्वेज का। अब लोकल लैंग्वेज वो होगी जो हमारे संविधान की सूची में दर्ज है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस एग्जाम के बाद में बारी आती है इंटरव्यू की।
इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है। ये काफ़ी कठिन होता है क्योंकि असली परीक्षा यहीं पर होती है। अधिकांश जो भी IPS टॉपर होते हैं उनके इंटरव्यू अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया कि अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं वो प्री और मेंस एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं, बट जो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का मुख्य कारण यह है स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी होना, उनका बात करने का तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका, इन सभी बातों को वहाँ पर फोकस किया जाता है और वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ सिलेक्शन की, यानी कितने का सिलेक्शन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, IPS का हर साल 10 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं। प्री एग्ज़ाम में पहुंचते हैं 5 लाख, क्वालिफाई करते हैं 15,000 के करीब, और वहीं इंटरव्यू में पहुंचते हैं 2800 और सिलेक्ट होते हैं 800 के करीब। यानी कि 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, प्री एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं 5 लाख, क्वालिफाई करते हैं सिर्फ 15,000 के करीब, और इंटरव्यू में पहुंचते हैं 2800 और सिलेक्ट होते हैं मात्र 800। यह आंकड़ा फ्रेंड्स काफ़ी कम है और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है, तो आपको घबराना नहीं है कि 800 के करीब ही सिलेक्शन हुआ 10 लाख में से। सभी एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जी जान से इनकी तैयारी करते रहिए, आपको सिर्फ सीट 1 से मतलब है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इतनी माथापच्ची करने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सब की सैलरी अलग अलग होती है। ये निर्भर करता है कि आपकी रैंक कौन सी है, आपको किस कैटेगरी में जॉब मिली है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, SP को लगभग मिलते हैं 78,000 के करीब, SSP को मिलते हैं 1,31,000 के करीब, DIG की तनख्वाह होती है 1,44,000 के करीब, DGP की तनख्वाह होती है 1,82,000 के आसपास। इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं इन्हें और मिलती है। यह आपको जो सैलरी बताई है, ये सैलरी यानी ये जो वेतन है, लगभग मैंने बताया है कम ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो और अगर आप चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।